हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी को टीचिंग डायरी में स्वागत है। आइए आज हम लोग हिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भारत का संवैधानिक विकास के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास। आइए इसके भूमिका के बारे में जानते हैं। पलासी और बक्सर के युद्ध को जीतने के बाद अंग्रेजों ने बंगाल के संसाधनों पर कब्जा कर लिया। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बाद उसके अधिकारियों और कर्मचारियों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा समय समय पर जो नियम बनाए, उन्हीं के फलस्वरूप भारत में संवैधानिक विकास की यात्राएं शुरू हुई। इसी क्रम में 1600 का चार्टर राजलेख को हम लोग जानते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 को होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। कुल सदस्य जो थे इसके 217 थे। पूंजी इसकी जो थी वो 30,133 पाउंड की थी। 15 वर्ष तक भारत और एशिया के अन्य देशों में व्यापार करने का अधिकार रानी एलिजाबेथ प्रथम ने दिया था। भारत में अंग्रेजों की 3 प्रेसिडेंसी स्थापित किया था। पहला बंगाल, दूसरा मद्रास और तीसरा बम्बई। प्रत्येक प्रेसिडेंसी में एक गवर्नर, एक ड्यूटी गवर्नर और 24 सदस्य होते थे। इन सभी को काउंसिल गवर्नर कहते थे। काउंसिल गवर्नर जो थे, इसे निदेशक मंडल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहा गया। आइए अब देखते हैं चार्टर राजलेख 1726 का चार्टर राजलेख। इसी राजलेख के तहत बंगाल, मद्रास और बम्बई के गवर्नर तथा उसके परिषद को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हुआ। 1772 में बंगाल में द्वैध शासन का अंत किया तथा भारत में 1773 में रेगुलेटिंग इंडिया एक्ट पारित करके भेजा, जिससे ब्रिटिश सरकार का कंपनी पर अधिकार हो गया। अगर यदि कि भारत के संवैधानिक इतिहास की बात करें तो इसे 2 चरणों में पढ़ा जाता है। पहला चरण जो है कंपनी के अधीन शासन 1773 से 1857 ईस्वी, और द्वितीय चरण जो है क्राउन के अधीन, इसका जो समय काल है 1857 से 1947 ईस्वी है। आइए हम लोग प्रथम चरण कंपनी के अधीन शासन 1783 से 1857 ईस्वी के बीच एक्ट को पढ़ते हैं। सबसे पहला एक्ट 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट होता है। ब्रिटिश पीएम लॉर्ड नॉर्थ ने गुप्त समिति के आधार पर रेगुलेटिंग एक्ट बनाया। ब्रिटिश पीएम लॉर्ड नॉर्थ ने गुप्त समिति के आधार पर रेगुलेटिंग एक्ट बनाया। इसका लक्ष्य ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन पर नियंत्रण रखना था। इस अधिनियम में निम्न प्रावधान थे। इस अधिनियम के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बंगाल का पहला गवर्नर लॉर्ड जनरल वारन हेस्टिंग था। बंगाल का पहला गवर्नर लॉर्ड वारन हेस्टिंग था। बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? वारन हेस्टिंग। बम्बई और मद्रास के प्रेसिडेंसी को बंगाल के अधीन कर दिया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बंगाल के अंतर्गत बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को कर दिया था। कलकत्ता में एक सरकार की स्थापना की गई, जिसके एक गवर्नर और 4 अन्य सदस्य होते थे। कोलकाता में एक सरकार की स्थापना की गई, जिसके एक गवर्नर और 4 सदस्य होते थे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी के ऊपर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया। इसके तहत राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को जानना
आवश्यक कर दिया। इस अधिनियम के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार और भारत से उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया। इस अधिनियम के तहत कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार और भारत से उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस अधिनियम के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश जो थे उसका नाम था सर एलिजा एम्पे, और 3 अन्य न्यायाधीश जो थे वो था पहला चेम्बर्स, दूसरा लिमेस्टर और तीसरा हाइड। अगला एक्ट जो आता है संशोधनात्मक अधिनियम 1781, इसी को एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के नाम से जाना जाता है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए इसे लाया गया। इसमें निम्न प्रावधान था। इस प्रावधान के तहत कंपनी के अधिकारियों को उच्चतम न्यायालय के अधिकार से बाहर कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत कंपनी के अधिकारियों को उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया। कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार प्रदान कर दिया। कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया था। इसके तहत 5000 पाउंड से अधिक मामलों की सुनवाई ब्रिटिश सरकार के द्वारा की जानी थी। इसके तहत 5000 से अधिक मामलों की सुनवाई किसके द्वारा की जानी थी? ब्रिटिश सरकार के द्वारा। ठीक है, आइए अब अगला एक्ट 1774 का पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में जानते हैं। लंदन में एक नियंत्रक मंडल का गठन किया गया जिसमें 6 सदस्य था। इस एक्ट में निम्न प्रावधान था। कंपनी से व्यापार और प्रशासन को अलग कर दिया। इस एक्ट के तहत कंपनी से व्यापार और प्रशासन को अलग कर दिया। व्यापारिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर BOD और राजनीतिक मामलों के लिए कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर COD की स्थापना की गई। व्यापारिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। इन दोनों को सम्मिलित रूप से नियंत्रण परिषद कहा गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को सम्मिलित रूप से क्या कहा गया? नियंत्रण परिषद। इंग्लैंड में एक न्यायालय की स्थापना की गई इस एक्ट के तहत। अगला एक्ट जो होता है ये है 1786 का अधिनियम। इस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल एवं मुख्य सेनापति दोनों की शक्ति प्रदान की गई थी। 1893 का चार्टर एक्ट, इसके तहत कंपनी के अधिकारियों का वेतन भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गई। कंपनी के शासन को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। इसके तहत सभी नियमों की व्याख्या करने का अधिकार न्यायालय को प्रदान की गई थी। 21 अप्रैल 1993 को भारतीय नागरिक सेवा ICS की स्थापना की गई थी। चार्टर एक्ट 1793 के तहत 21 अप्रैल 1993 को भारतीय नागरिक सेवा ICS की स्थापना की गई थी। इसी एक्ट के तहत 1793 में राजस्व बोर्ड और राजस्व पुलिस की भी स्थापना की गई थी। राजस्व बोर्ड की स्थापना और राजस्व पुलिस की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई थी? 1793 के चार्टर एक्ट के तहत। आइए अगला अधिनियम 1813 का चार्टर अधिनियम के बारे में जानते हैं। इसके तहत कंपनी के शासन को 20 वर्षों के लिए फिर से बढ़ा दिया गया। भारत में ईसाई मिशनरियों का आगमन हुआ। कंपनी के भारतीय व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, परंतु चीन और पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध 20 वर्षों का एकाधिकार बना रहा।
इस अधिनियम के तहत पहली बार शिक्षा पर 1 लाख रुपया व्यय करने का प्रावधान किया गया था। चार्टर अधिनियम 1813 के तहत शिक्षा पर पहली बार 1 लाख रुपया व्यय करने का प्रावधान किया गया था। आइए अब अगला एक्ट 1833 के चार्टर एक्ट के बारे में जानते हैं। 1833 का चार्टर एक्ट, इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया। किस एक्ट के द्वारा कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया था? 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन चलाना था। इस अधिनियम में के धारा 87 के तहत यह कहा गया कि धर्म, जन्म स्थान, वंश या रंग के आधार पर नियोजन में किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, अर्थात भारतीयों को प्रशासन में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन का केंद्रीकरण कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। इसी एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसी अधिनियम के तहत 1834 में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। आइए अब देखते हैं 1853 का चार्टर अधिनियम को। भारतीय नागरिक सेवा ICS के लिए लिखित परीक्षा की शुरुआत की गई। ये परीक्षा 1853 से 1922 तक लंदन में आयोजित कराई जाती थी। भारत में पहली बार ICS की परीक्षा 1923 ईस्वी में किया गया था। भारत में पहली बार ICS की परीक्षा 1923 ईस्वी में कराया गया था। ICS परीक्षा में प्रथम सफल भारतीय उम्मीदवार सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। ICS परीक्षा में प्रथम सफल भारतीय उम्मीदवार कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। प्रथम ICS भारतीय अधिकारी सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। प्रथम ICS भारतीय अधिकारी कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। ईस्ट इंडिया कंपनी से विधायिक कार्यों को अलग कर दिया। विधायिक कार्यों के संचालन हेतु अखिल भारतीय विधान परिषद का निर्माण किया गया, जिसमें 12 सदस्य थे। बंगाल के प्रशासनिक कार्य के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई। बंगाल के प्रशासनिक कार्य के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर की भी नियुक्ति इसी एक्ट के द्वारा की गई थी। आइए अब हम लोग द्वितीय चरण को देखते हैं। द्वितीय चरण जो है क्राउन के अधीन शासन था 1857 से 1947 के बाद। अठारह का भारत शासन अधिनियम। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने भारत के शासन को नए तरीके से परिभाषित किया। पहला, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन को समाप्त कर दिया। दूसरा, भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से लेकर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। इसी अधिनियम के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर BOD और बोर्ड ऑफ कंट्रोल COD को समाप्त कर दिया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पद को इसी अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया था। भारत के शासन का संचालन करने के लिए भारत राज्य सचिव नामक पद का गठन किया गया। भारत का राज्य सचिव, इसमें एक परिषद बनाया जिसमें 15 सदस्य होते थे। भारत के राज्य सचिव और उसके 15 सदस्य मिलकर भारत का शासन चलाते थे। ये सभी अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश सांसद के प्रति उत्तरदायी होता था।
इसी एक्ट के तहत मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया था। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया था। इसी एक्ट के तहत भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया था। पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1876 के शाही उपाधि अधिनियम के तहत महारानी विक्टोरिया को भारत का सम्राज्ञी घोषित किया था। 1876 के शाही उपाधि अधिनियम के तहत 1876 के शाही उपाधि अधिनियम के तहत महारानी विक्टोरिया को भारत का सम्राज्ञी घोषित किया गया था। ईस्ट इंडिया को औपचारिक रूप से 1884 में भंग कर दिया था। आइए अब देखते हैं 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम को। प्रथम भारतीय बजट जेम्स विल्सन ने 1860 में पेश किया था। प्रथम भारतीय बजट किसने पेश किया था? जेम्स विल्सन ने। कब किया था? 1860 ईस्वी में। 1861 में भारतीय वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हुई। 1861 में आईपीसी और सीआरपीसी की शुरुआत हुई। आईपीसी और सीआरपीसी की शुरुआत कब हुई थी? 1861 ईस्वी में। मद्रास और बम्बई को दोबारा विधि बनाने की शक्ति मिली। इसी अधिनियम के तहत 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने भारत में 3 हाई कोर्ट की स्थापना किया: कलकत्ता, मद्रास और चेन्नई। (1892) का भारत परिषद अधिनियम। केंद्रीय विधायिका में सदस्यों की संख्या न्यूनतम 10 और अधिकतम 16 निर्धारित की गई। इसी अधिनियम के तहत भारत में पहली बार निर्वाचन पद्धति की शुरुआत किया था। भारत में पहली बार निर्वाचन पद्धति की शुरुआत कब की गई थी? किस अधिनियम के अंतर्गत? 1892 में की गई थी। भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत। इसी अधिनियम के तहत भारत में पहली बार बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया था। आइए अब देखते हैं भारत परिषद अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। यह अधिनियम 1909 ईस्वी में आया था। भारत का राज्य सचिव जो था इस समय मार्ले था, और भारत का वायसराय जो था वो लॉर्ड मिंटो था। इसका उद्देश्य जो था भारत में बढ़ रही राष्ट्रीय भावना को समाप्त करना तथा फूट डालो और शासन करो की नीति था। इस अधिनियम के तहत भारत में मुसलमानों को पृथक निर्वाचन की व्यवस्था प्रदान की गई। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना जाता है। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड मिंटो को। भारतीय मुसलमान को पृथक निर्वाचन मंडल और मतदान के लिए विशेष अधिकार दिए गए थे। केंद्रीय विधान परिषद में अधिकतम संख्या 69 सदस्य निर्धारित किया गया था। केंद्रीय विधान परिषद में अधिकतम संख्या 69 सदस्य निर्धारित किया गया था। बंगाल, मद्रास, बम्बई और यूपी के प्रांतों में अधिकतम 50 सदस्य निर्धारित किया गया था। पहली बार भारतीय परिषद में 2 भारतीयों की नियुक्ति की गई थी, केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी। पहली बार भारतीय परिषद में 2 भारतीयों की नियुक्ति किसको किसको की गई थी? पहला केसी गुप्ता और दूसरा सैयद हुसैन बिलग्रामी को। वायसराय की परिषद में 1 भारतीय की नियुक्ति की गई, जिसका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। आइए देखते हैं साइमन आयोग को। साइमन आयोग को ही श्वेत कमीशन कहा गया है। साइमन आयोग का गठन 1927 में हुआ था। इसके सदस्य 7 थे, सभी सदस्य अंग्रेज थे।
भारत आगमन इसका 1928 में होता है। रिपोर्ट प्रकाशन 1930 में होता है और चर्चा जो होता है इसका गोलमेज सम्मेलन में होता है। 1927 में कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता एम.एन. अंसारी के द्वारा की गई थी। इसी अधिवेशन में साइमन आयोग का पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया। फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत पहुंचा। क्षेत्रीय आधारों पर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नेताओं द्वारा विरोध किया गया था। स्थान और नेता: लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत और खल्ली कुज्जमा द्वारा विरोध किया गया था। वहीं मद्रास में जो था साइमन कमीशन का विरोध टी प्रकाशम के नेतृत्व में किया गया था। बंगाल में इसका विरोध सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किया गया था और लाहौर में इसका विरोध लाला लाजपत राय के नेतृत्व में किया गया था। लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध कर रहे लाला लाजपत राय पुलिस की बर्बर कार्रवाई में सैंडर्स की एक लाठी उसके सर पर लगा जिससे वे घायल हो गए, जिसके बाद 17 नवंबर 1928 को उसकी मृत्यु हो जाती है। लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध कर रहे लाला लाजपत राय पुलिस की बर्बर कार्रवाई में सैंडर की एक लाठी उसके सर पर लगा जिससे वे घायल हो गए, जिसके बाद 17 नवंबर 1928 को उसकी मृत्यु हो जाती है। लाला लाजपत राय ने अपनी मृत्यु से पहले कहा, मेरे सिर पर लाठियों का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा। साइमन कमीशन ने 27 मई 1930 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया। इस रिपोर्ट में कई सिफारिशों को 1935 के भारत शासन अधिनियम में स्वीकार किया गया। सर शिव स्वामी अय्यर ने आयोग की सिफारिशों को रद्दी की टोकरी में फेंकने लायक बताया। किसने रद्दी को टोकरी में फेंकने लायक बताया था? सर शिव स्वामी अय्यर ने। कांग्रेस ने साइमन कमीशन की सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया। जिन्ना के मुस्लिम लीग नेतृत्व, लिबरल फेडरेशन, हिंदुस्तान सभा, किसान मजदूर पार्टी ने विरोध किया। साइमन कमीशन का विरोध करने वालों में जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग, लिबरल फेडरेशन, हिंदुस्तान महासभा, किसान मजदूर पार्टी थे। वहीं मुस्लिम लीग के मोहम्मद शफीकुट अंबेडकर के नेतृत्व में डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन और जस्टिस पार्टी मद्रास, यूनियन पार्टी पंजाब ने साइमन कमीशन के समर्थन किया था। साइमन कमीशन के रिपोर्ट को समर्थन करने वाले संगठन कौन कौन थे? मुस्लिम लीग के मोहम्मद शफीकुट, अंबेडकर के नेतृत्व में डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, जस्टिस पार्टी मद्रास, यूनियन पार्टी पंजाब, इस सभी ने समर्थन किया था साइमन कमीशन के रिपोर्ट को। स्वराज की मांग को स्वीकार करते अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड बेकन ने मोतीलाल नेहरू से इसकी मसौदा तैयार करने को कहा। कांग्रेस ने साइमन कमीशन की सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया और अंग्रेजों से मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में स्वराज की मांग की। 1928 में मोतीलाल नेहरू ने एक रिपोर्ट तैयार किया जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। नेहरू समिति में कुल 10 सदस्य थे, जिसमें जिन्ना को छोड़कर सभी ने सर्वसम्मति से हस्ताक्षर कर दिए। नेहरू रिपोर्ट को ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट रिटन डिमांड ऑफ फंडामेंटल राइट कहा गया है। नेहरू रिपोर्ट को ब्लू पॉइंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट रिटन डिमांड ऑफ फंडामेंटल राइट कहा गया है।
आइए अब देखते हैं 1935 का भारत शासन अधिनियम को। अभी तक का ये सबसे बड़ा दस्तावेज था। यहीं से भारत का 70% संवैधानिक तथ्यों को शामिल किया गया है। इस अधिनियम में 14 भाग, 10 अनुसूचियां और 321 अनुच्छेद थे। भारत शासन अधिनियम में 14 भाग, 10 अनुसूचियां और 321 अनुच्छेद थे। 1935 के भारत शासन अधिनियम में 14 भाग, 10 अनुसूचियां और 321 अनुच्छेद थे। इस अधिनियम के तहत एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। इस संघ में 11 ब्रिटिश प्रांत, 6 चीफ कमिश्नरी प्रांत को शामिल किया जाएगा। इस संघ में 11 ब्रिटिश प्रांत, 6 चीफ कमिश्नरी प्रांत को शामिल किया जाएगा। प्रांतों में उत्तरदायी सरकार का गठन किया जाएगा। शक्तियों को संघ और प्रांतों में बांट दिया गया। शक्तियों को जो है संघ और प्रांत में बांट दिया गया। संघ सूची, समवर्ती सूची और प्रांत सूची में। शक्तियों को संघ और प्रांत में किस किस के अंतर्गत बांटा है? संघ सूची, समवर्ती सूची और प्रांत सूची में। द्वैध शासन प्रणाली को प्रांतों से समाप्त कर केंद्र में लागू किया गया था। द्वैध शासन प्रणाली को प्रांतों से समाप्त कर केंद्र में लागू किया गया। 1935 में सुप्रीम कोर्ट को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया। 1935 के शासन अधिनियम के तहत सुप्रीम कोर्ट को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। 1937 में एक संघ न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 6 अन्य जज थे। 1937 में वर्मा को भारत से अलग कर दिया था। वर्मा को भारत से कब अलग किया था? 1937 में। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी इसके तहत। इसी के तहत 1937 में भारत में पहली बार प्रांतीय चुनाव 11 प्रांतों में हुआ था। भारत में पहली बार प्रांतीय चुनाव 1937 में हुआ था। कितने प्रांतों में? 11 प्रांतों में हुआ था। 11 प्रांतों में से 6 प्रांतों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुए। 2 प्रांतों में कांग्रेस ने गठबंधन की सरकार बनाई और 2 प्रांतों पंजाब और बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार का गठबंधन बना। 28 महीने तक शासन करने के बाद 1939 में कांग्रेस ने सभी मंत्री परिषद से सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया। इसके 2 कारण थे। पहला कारण कांग्रेस के मर्जी के बिना भारतीय सेना को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करना, और दूसरा कारण जो था, युद्ध के बाद भारत के संविधान के निर्माण का प्रस्ताव को अंग्रेजों द्वारा ठुकराया गया। मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग द्वारा मनाया गया। इसमें इसका साथ भीमराव अंबेडकर ने भी दिया था। मुक्ति दिवस जो था 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग द्वारा मनाया गया था। इसमें इसका साथ भीमराव अंबेडकर ने भी दिया था। आइए अब देखते हैं संविधान सभा के बारे में। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। विधानसभा की मांग 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने सर्वप्रथम मौखिक रूप से किया था। संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में मौखिक रूप से किया था। प्रथम आधिकारिक मांग, संविधान सभा की प्रथम आधिकारिक मांग एम.एन. राय के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1934 में। संविधान सभा की प्रथम आधिकारिक मांग एम.एन. राय द्वारा 1934 में किया गया था।
बिना कांग्रेस से पूछे भारतीय सैनिकों को द्वितीय विश्व युद्ध में भेजने से नाराज कांग्रेस को मनाने के लिए अंग्रेजों ने 1940 में अगस्त प्रस्ताव लाया। अगस्त प्रस्ताव 1940 ये भारत में संविधान सभा की मांग की प्रथम स्वीकृति थी। अंग्रेजों द्वारा दिया गया प्रस्ताव निम्न है। पहला, संविधान की परिषद में भारतीयों की संख्या को बढ़ाया जाएगा। वायसराय की परिषदों में भारतीयों की संख्या क्या करेगा? बढ़ाया जाएगा। दूसरा, एक युद्ध समिति का गठन किया जाएगा। युद्ध के बाद स्वराज भारत को दे दिया जाएगा। परंतु कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अगस्त प्रस्ताव को दरवाजे पर जंग लगी कील कहा। अगस्त प्रस्ताव के विरोध में 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत किया गया। व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाला प्रस्ताव महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह करने का प्रस्ताव महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था। प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह विनोबा भावे ने किया था। द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रह पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत पावनार आश्रम महाराष्ट्र से शुरू किया गया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत पावनार आश्रम महाराष्ट्र से शुरू किया गया था। आइए अब देखते हैं क्रिप्स मिशन 1942 को। ब्रिटिश सरकार ने भारत में संवैधानिक एवं राजनीतिक गतिरोध दूर करने के लिए ब्रिटिश मंत्री स्टेफन क्रिप्स के नेतृत्व में मार्च 1942 में भेजी गई प्रस्ताव को क्रिप्स प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। इसमें निम्न प्रावधान थे। पहला, युद्ध के बाद भारत के संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। दूसरा, मुस्लिम लीग को इसे स्वीकार करे या न करने का अधिकार होगा। तीसरा, संविधान के निर्माण तक भारत की रक्षा करने की जिम्मेदारी ब्रिटेन की होगी। और चौथा, भारत को एक डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया जाएगा। महात्मा गांधी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा और जवाहरलाल नेहरू ने इसे डूबते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक कहा था। जवाहरलाल नेहरू ने इसे डूबते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक कहा था। आइए देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस ने बम्बई अधिवेशन में 8 अगस्त 1942 को पारित किया। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। इसकी शुरुआत कांग्रेस ने 9 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान महाराष्ट्र से किया था। 9 अगस्त 1942 को आंदोलन शुरू होते ही गांधी जी समेत सभी शीर्ष कांग्रेसी नेताओं को बंदी बना लिया गया और कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया। गांधी जी को गिरफ्तार कर पूना के आगा खां प्लेस में नज़रबंद कर दिया। सरकारी दमन के विरोध में गांधी जी ने 10 फरवरी 1943 को 21 दिन का उपवास रखने की घोषणा की। इसी दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन में तटस्थ भूमिका अपनाई थी। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति तक राजनीतिक गतिविधियां मंद पड़ गई। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद यूएनओ ने सभी उपनिवेश देशों को स्वतंत्र करने का दबाव डाला। वेवेल योजना, जिसे शिमला सम्मेलन कहा जाता है, 1945 के बारे में जानते हैं। वेवेल योजना, इसी को शिमला सम्मेलन कहा गया है। यह 1945 में आयोजन हुआ था। वायसराय लॉर्ड वेवेल ने 25 जून 1945 को भारतीय समस्या को दूर करने हेतु शिमला में भारतीय नेताओं का एक सम्मेलन बुलाया। शिमला सम्मेलन में कुल 22 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। शिमला सम्मेलन में कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था?
22 प्रतिनिधियों ने। इस सम्मेलन में निम्न विचार पेश की गई। कार्यपालिका में अधिकांश शक्ति भारतीय होंगे और हिंदू मुस्लिम बराबर संख्या में होंगे। वायसराय और सेनापति को छोड़कर बाकी सभी सदस्य भारतीय होंगे। एक भारतीय विदेशी मामलों की अध्यक्षता करेगा। एक भारतीय ही विदेशी मामलों की अध्यक्षता करेगा। इसके तहत भारत में एक ब्रिटिश हाई कमिश्नर होगा। मुहम्मद अली जिन्ना चाहते थे कि कार्यपालिका के सभी सदस्य मुस्लिम लीग का हो, जिसे बेवेल ने अस्वीकार कर दिया। इस प्रकार 3 दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच विवाद के कारण असफलता का मुंह देखना पड़ा। आइए देखते हैं कैबिनेट मिशन 1946। ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारत की जायजा लेने हेतु भारत में एक कैबिनेट मिशन भेजने का निर्णय लिया। इस निर्णय के मुताबिक मार्च 1946 में एक कैबिनेट मिशन भारत आया। इस मिशन के सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैंथिक और एवी अलेक्जेंडर। इस मिशन ने 16 मई 1946 को अपने निर्णय की घोषणा किया। इसमें निम्न घोषणा थी। इस घोषणा के तहत संविधान सभा के प्रथम निर्वाचन 1 जुलाई 1946 को हुई। संविधान सभा के कुल 389 सदस्य थे, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांत के और 93 सदस्य जो थे ये थे देसी रियासत के, और 4 सदस्य ब्रिटिश कमिश्नरी से थे। संविधान सभा में 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का निर्वाचन हुआ था। आइए देखते हैं अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल को। 2 अक्टूबर 1946 को भारत की प्रथम अंतरिम सरकार लॉर्ड वेवेल के अगुवाई में बनी। मंत्रिमंडल का विस्तार इस प्रकार से किया गया। अध्यक्ष जो था लॉर्ड वेवेल था। उपाध्यक्ष और विदेश मामला जवाहरलाल नेहरू। गृह मंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। रक्षा मंत्री बलदेव सिंह। शिक्षा मंत्री सी राजगोपालाचारी। खाद्य और कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद। स्वास्थ्य मंत्री जी अली खान। श्रम मंत्री बाबू जगजीवन राम। कानून मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल। वित्त मंत्री लियाकत अली खान। वाणिज्य मंत्री आई चुंद्रीगर। खान और बंदरगाह मंत्री एस.सी. भाभा। उद्योग मंत्री जॉन मथाई। रेल मंत्री अरुणा आसफ अली। संचार मंत्री अब्दुल रब निस्तार। आइए देखते हैं एटली की घोषणा 1947 को। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में 20 फरवरी 1947 को एक ऐतिहासिक घोषणा करते हुए कहा, ब्रिटिश सरकार जून 1948 से पहले भारतीयों को सौंप देंगे। माउंटबेटन योजना और स्वतंत्रता प्राप्ति। एटली के अनुसार लॉर्ड माउंटबेटन 22 मार्च 1947 को लॉर्ड वेवेल के स्थान ग्रहण किया। 3 जून 1947 को माउंटबेटन द्वारा एक योजना तैयार की गई, जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। यह योजना मूल रूप से भारत विभाजन की योजना थी। माउंटबेटन योजना जो था वो मूल रूप से भारत विभाजन की योजना थी। माउंटबेटन योजना के तहत ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अनुसार
15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत का प्रथम प्रधानमंत्री तथा लॉर्ड माउंटबेटन प्रथम गवर्नर जनरल बने। पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना और प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली खां बना था। पाकिस्तान के गवर्नर जनरल जो था मोहम्मद अली जिन्ना बना था और प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली खां बना था। तो इस प्रकार भारत के संवैधानिक विकास का टॉपिक यहीं समाप्त होता है।